नाजरीन ने आज हमारे साथ हमारे इदारा में तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे इलाका के मारूफ कानूनदान जो कि हाल ही में बार एसोसिएशन दीपालपुर के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं और जनाब गुलाम सरवर डोला साहब सीनियर एडवोकेट हैं। इनको मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम भी करता हूँ। ये हमारे प्रिंसिपल साहब मियां रफीक अहमद भट्टू साहब के जो है ये लाडले शागिर्द हैं और इनके लिए मियां साहब ने आज स्पेशली जो है ये वक्त भी निकाला है क्योंकि मियां साहब की भी अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियात हो। तो सर आपको वेलकम कहते हैं चौधरी आसफ साहब। थैंक यू सर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक। आप बार के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं तो इसमें हमारे जो बॉस हैं इनका भी किरदार है कि ये आपके उस्ताद हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रफ़ीक भट्टू साहब का, आपका। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब का शागिर्द हूँ और ये एक पढ़ी लिखी बात है। जो एक उस्ताद होता है, टीचर होता है, ही इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल फादर, वो रूहानी बाप होता है। ठीक हो गया। तो मुझे वो वक्त याद है 1995 का, गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर में मैंने एडमिशन लिया। मेरे ख्याल में ना 93 की बात है। उधर 6th क्लास में एडमिशन लिया। साबर डोला साहब ये मेरे कज़न है, ये भी एडवोकेट है। तो मियां रफ़ीक अहमद भट्टू साहब, इनके पास हम जो है ना वो इनकी क्लास में बतौर स्टूडेंट हम पढ़ते रहे इनके पास। फिर जिस वक्त हम मिडिल का इम्तिहान पास करने के बाद 9th क्लास में प्रमोट हुए तो फिर भी कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब के पास हम पढ़ते रहे। जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पाक स्टडी और इसके अलावा इंग्लिश ही हमें पढ़ाते थे। और माशाल्लाह ना बड़े मेहनती इंसान हैं। थोड़े वक्त में ही इन्होंने अपने आप को ना ये तरक्की की बुलंदियों पर ले गए हैं। तो हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब जो हैं हम उनके शागिर्द हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इनको देखते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के माथे का झूमर है और बड़े टेक्निकल, नीट एंड क्लीन और जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ये बेहतरीन जो है ना ये मतलब है चॉइस हैं इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। बसीरपुर में भी इनकी पोस्टिंग रही है। बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब ने काम किया है और अपने फ़राइज़ को ईमानदारी के साथ इन्होंने ना सर अंजाम दिया है। हमारी जो चंडूर फैमिली है, हमारे साथ इनके दरीना मरासम है। ये लोकेलिटी वाइज हमारे हमसाए भी हैं। बानी चंडूर से मैं बिलोंग करता हूँ और पसेल से ये बिलोंग करते हैं। लोकेलिटी वाइज भी हमारे हमसाए हैं और हमारे जो आबाओ अजदाद के रिलेशंस हैं इस फैमिली के साथ। अच्छा सर बताइएगा कि मियां रफ़ीक अहमद भट्टू ये एक उस्ताद भी हैं, आप एक ही मतलब सिमत में आ गए कि ये भी एडवोकेट हैं। जी जी, आप भी एडवोकेट हैं। बाहसीयत उस्ताद, बाहसीयत वकील और बाहसीयत दोस्त, आप अच्छे दोस्त भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन तीनों में से आप किस पॉइंट को जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे वकील हैं या अच्छे दोस्त साबित हुए? मैं ये समझता हूँ कि ना तकरीबन अरसा 27-28 साल से ना मैं सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब को जानता हूँ। तो वकालत तो इन्होंने की नहीं, इन्होंने जस्ट ना कानून की डिग्री हासिल की है, लॉ इन्होंने पास किया है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मुकामी बार में राइट ऑफ वोट का जो हक है ना वो उसके पास नहीं होता। तो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है और सबसे बढ़ के बात ये है कि वेरी काइंड टू स्टूडेंट्स, बहुत शफीक हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपने शागिर्दों के साथ। उनके जो मामलात होते हैं छोटे मोटे, उनकी निजी जिंदगियों में भी जो मामलात होते हैं उनमें भी रहनुमाई करते हैं और ऐसा अंदाज से गाइड करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलाके की शान है। अल्लाह पाक की ज़ात इनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह की ज़ात इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। ये बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। जब ये रिटायर हो जाएंगे, दीपालपुर बार में आएंगे तो हम इनको वेलकम कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इनके पास नॉलेज है उससे हम बार में भी इस्तेफादा। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप इनके स्टूडेंट थे
तो उस वक्त उस्ताद और शागिर्द जो है वो काम, क्लास वर्क, होमवर्क, क्लास मैनेजमेंट के हवाले से टीचर जो है वो बच्चों के साथ जो है वो बात जो है वो रवैया उसका थोड़ा बहुत सख्त भी हो जाता है, जो बच्चे काम करके नहीं आते। कभी ऐसा कोई वक्त आया, कोई ऐसा पीरियड ऐसा आया कि आपको जो है वो तवर्क इनसे मिला हो? इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर देता हूँ। जी जी। क्योंकि उस दौर में ना बेसिकली मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी लेवल की क्रिकेट खेली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना। लेकिन फिर 2008 के बाद ना मैंने ये ना जो एक्टिविटी थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो मैंने छोड़ दी ड्यू टू माई प्रोफेशनल लाइफ। सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब जो हैं, ये एक ऐसे उस्ताद हैं, ऐसे टीचर हैं, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते भी थे और क्रिकेट मैच देखने के भी हम शौकीन थे। जब कोई मैच होता था, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया का एक राइवलरी वाला मैच है, तो मियां रफ़ीक अहमद भट्टू साहब रिलैक्स कर देते थे, खुद ही कहते थे ठीक है यार, आप ना वो चोरी छप्पी, उस दौर की बात है 96 की, वो बैग में ना रेडियो डाल के ले आते थे कमेंट्री सुनने के लिए। अच्छा। तो मुझे अभी याद है मियां रफ़ीक अहमद भट्टू साहब खुद उधर कहते थे कि यार ना किसी एक को कह देना यार तुम्हारे पास रेडियो है, स्कोर चेक करके बता दो। ये मेमोरीज हैं जो मुझे अभी याद हैं और मैं अच्छे अंदाज से वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सख्ती नहीं करते थे। और एक बात मैं और बताऊंगा, मियां रफ़ीक अहमद भट्टू साहब को मैंने देखा है ये सर्विस में आके, जो बंदा इनको चीट करता है उनको ये बड़ा तकड़ा जवाब देते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं, जब हम इनके शागिर्द थे, इनके पास पढ़ते थे, जो स्टूडेंट इनको चीट करता था उसको ये सख्त से सख्त पनिशमेंट देते थे, कड़ी सजा देते थे। पनिशमेंट क्या देते थे? पनिशमेंट ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो दौर आया है इसका परवेज इलाही का, उस वक्त तो हम प्रोफेशनल मतलब हम स्टूडेंट ही थे, लेकिन हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चले गए थे। परवेज इलाही के दौर में ये स्लोगन रेस हुआ है कि मार नहीं प्यार। उससे जो पहले वाला दौर था उस वक्त ये ना स्लोगन मशहूर नहीं था। बिल्कुल। ये सजा यही देते थे ना, पीरियड से निकाल देना कि मैं ये रफ़ीक अहमद भट्टू साहब पीरियड पढ़ा रहे हैं, किसी ने चीट किया है, काम नहीं किया, गैर हाजिरी की है, बिला वजह गैर हाजिरी की है, बताया नहीं। जरा खुल के नहीं बता रहे हैं उस्ताद की शर्म महसूस कर रहे हैं? नहीं दोबारा नहीं मैं शर्म महसूस नहीं कर रहा, मैं तो फेस टू फेस बता रहा हूँ ना। अच्छा। ये मतलब जो चीट करता था उनको, पहले दौर में तो उस्ताद जो है वो बड़ा गुस्सामुखी करते थे, वो एक ना आप थोड़ा वो एक लफ्ज ना वो मतलब एक लफ्ज मशहूर है, वो एक लफ्ज मशहूर है, छित्र परेड। हाँ ये वो छित्र परेड ये करते थे अपनी क्लास में, और छित्र परेड इस किस्म की करते थे जो स्टूडेंट इनको बतौर स्टूडेंट चीट करता था। हाँ, ये उसको मुर्गा बना देते थे। दूसरी पनिशमेंट सर ये देते थे कि क्लास से बाहर निकाल देना, कि आप क्लास से बाहर चले जाओ। तीसरी पनिशमेंट ये देते थे, मुझे याद है, वो एक डड्डू चाल होती थी, ठीक हो गया अपनी सुपरविजन में। और इससे बढ़ के ना मुझे एक वाकया याद है, गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर में, वहाँ पे हमने अपनी जो है ना वो इब्तदाई तालीम हासिल की है, 6th क्लास से लेके मैट्रिक तक। सर रफ़ीक अहमद भट्टू साहब के पास हम पढ़ते रहे हैं। उधर एक फुटबॉल ग्राउंड था जिधर सर्दियों में ये मतलब अपना पीरियड बढ़ाते थे। हमारे एक ना दोस्त हैं, वो आजकल ना ISI में चले गए, वो शकूर साहब। अच्छा। शायद आपके ज़हन में उनका नाम आ रहा हो, मॉनिटर थे हमारी क्लास के, मलक सुबह सादक साहब की क्लास में। उधर ना उन्होंने ना बिला वजह जो है ना 2-3 स्टिकें उनको मार दी आके, बिला वजह, शकूर साहब को। मुझे वाकया अभी याद है। और सबसे ज्यादा जो एहतजाज है ना वो मियां रफ़ीक अहमद भट्टू साहब ने किया था कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, एक बच्चा बेगुनाह है, तुमने उसी आके 3-4 स्टिकें क्यों लगाई? बड़ी बात है, वरना उस्ताद तो उस्ताद का ही साथ देता है। तो ये हक सच वाले बंदे हैं, टीचर हैं, हक सच की बात करते थे। शागिर्दों के हकूक के लिए जो है ना इनके जो इकदाम थे उस दौर में वो बेहतरीन थे। अच्छा सर साहब ये बताइएगा कि ये जो भट्टू फैमिली के लोग हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना आगे नहीं ये आ सके, तो ये एक भट्टू खानदान के जश्न व चिराग होने के साथ साथ क्या ये क्लास में, स्कूल में पूरा टाइम देते थे ड्यूटी में? ये
फुल हाजिर हुआ करते थे। सर मैं किसी फैमिली पे क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी जी, तमाम फैमिली जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ रफीक अहमद भट्टू साहब जो है ना, ये इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मेरे ख्याल में इनकी फैमिली में कोई बंदा इतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी इन्होंने की है, और ईमानदारी के साथ जो है अपने मामलात को चलाया। अच्छा सर, ये बताइएगा आसफ साहब कि आपकी क्लास में आपके जो फेलोज थे वो किन किन डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं, जो मियाँ साहब के मतलब डायरेक्ट शागिर्द? ये तकरीबन एक वो सरमद साहब हैं, वो हमारे क्लास फेलो हैं, वो सिविल जज भर्ती हो गए थे। ठीक। तुसीफ अदील जो है वो भी हमारे क्लास फेलो हैं, वो आजकल सेक्शन 30 हैं या सीनियर सिविल जज हैं, वो भी जुडिशरी में हैं। 12 से 14 एडवोकेट्स हैं हमारे, दीपालपुर बार के मेंबर हैं, 3-4 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, और 6-7 जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, जो सर रफीक अहमद भट्टू साहब के शागिर्द हैं और फारूक तहसील हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर से। तो काफी, और इनके 1-2 शागिर्द जो वो आर्मी में भी हैं, जिनका मैं अभी बता रहा हूँ, शकूर साहब, नाउ डेज वो ISI में है आजकल, मुल्क की कौम की खिदमत, वो भी हमारे दोस्त हैं, एक अच्छे इदारे से वाबस्ते हैं वो भी। बहुत शुक्रिया जी। गुलाम सरवर डोला साहब, आप बताइएगा कि आप मियाँ साहब को आपने कैसा पाया? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने हमें इतनी इज्जत से नवाजा, और रफीक भट्टू साहब एक अच्छे इंसान भी हैं, दोस्त भी, टीचर भी, और बहुत सारा ढेर सारा इन्होंने प्यार दिया है हमेशा ही। थोड़ा अरसा इनके पास हम पढ़े हैं, मुताला पाकिस्तान जिसे सोशल स्टडी का सब्जेक्ट उस वक्त होता था, वो हमें पढ़ाते थे, और मुझे आज भी याद है कि मेरा ख्याल है मुताला में किसी के भी इनके दौर में, इनके दौर के हट के किसी के भी इतने, मेरे 75 में से 72 मार्क्स थे, जबरदस्त उस दौर में। और कोई सिंगल इन्होंने आज तक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं समझाया। मुझे सबसे अच्छी इनकी चीज ये इनकी लेक्चर दिया करते थे। लेक्चर। अच्छा। और लेक्चर भी इस तरीके से, एक इनके पास मुझे तजर्बा रहा है इस तरीके का, एक हमारे लॉ में होते थे टीचर, वो भी इसी तरीके से लेक्चर दिया करे। लेक्चर देना और स्टोरी मेक, यानी कि जो जिस तरीके से बात समझ आनी चाहिए, देसी तरीका भी उसमें इस्तेमाल करना है, और एक अच्छा जिस तरीके से एक स्टडी का मेयार होता है, जिसे कहते हैं कि बंदे के आगे ज़हन में चीज डल जाए, वो चाहे स्टूडेंट डल हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे मिडल थोड़ा सा हो, वो इनका बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे इंसान है, और इन्होंने बड़ी तरक्की की है, और भट्टू फैमिली की स्पेशली ये शान है, और अपने घर में से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा, और हर लिहाज से एजुकेशन में भी, घरेलू मामलात में भी, और सोशली भी, यानी कि तीनों साइड पे इनका ना बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। अल्लाह ताला इन्हें मजीद तरक्की से। अच्छा सर, दोनों आप मतलब एडवोकेट हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दुखी इंसानियत में बहुत सारे लोग ऐसे भी पड़े हैं जो बेचारे वकील की फीस पे नहीं कर सकते, तो कोई आपके पास क्यों ह्यूमन राइट्स की जो है वो बेहतरी के लिए, बहाली के लिए, वो आप गरीब, मजदूर, यतीम और इस तरह के जो डिजर्विंग पीपल हैं उनकी खिदमत के लिए भी आपने कुछ वक्त निकालते हैं, कुछ उनके केस डील करते हैं? मैं उसकी सबसे पहले गुजारिश ये करूंगा कि हमारा सबसे पहला जो फर्ज है ना, जो बंदा इस वक्त कंदर केस है, सुबह 8 बजे या फॉर एग्जांपल आजकल कचहरी की टाइमिंग 9 बजे है, जो सुबह 5 बजे चलता है कंदर केस है, आखिरी जो गांव है बॉर्डर लाइन का, और आता है दीपालपुर बार में, कम से कम 1 गिलास उसको पानी का ठंडा जरूर मिलना चाहिए। सर्दी हो तो वकील अपने पास से उसे कम 1 कप चाय या नाश्ता कम से कम लाजमी ऑफर करे। सबसे पहले तो बतौर इंसानियत हमारी ये ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद रह गए जी फीस के मामला, तो फीस जो है ना, सर्विसेज का शोबा जो है वो पाकिस्तान में ओवरऑल वैसे ही डाउन की पोजीशन में है। ये जो एक हवा बना हुआ है ना कि ये जी इतनी फीस, ये चीज, आप लोग अगर आके उधर देखें तो अगर एक प्रोफेशनल लॉयर जो है उसको अगर आप कुछ पे करते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको देता है, और वैसे भी सब कुछ फीस नहीं होती, पैसा नहीं होता। इसमें सबसे पहले पैरवी, सेकंड आपकी डिटर्मिनेशन, और थर्ड ये 1000 फैक्टर हैं
यानी कि जो बंदा कचहरी आ जाता है ना, वो अकेला लिंक वकील से नहीं होता। हड़ताल हो जाए, गया काम, जज रुखसत पर है, गया काम, ठीक है। बर्डन है जजेस पे, जैसे आज का डायरेक्शन आई हुई है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए जस्टिस कासिम अली खान साहब ने कि 2017 से पहले जितनी इंस्टीट्यूशन है उसको फर्क करें। 31 माह पहले 28 इसमें सिविल और फौजदारी दोनों। फौजदारी का वैसे भी थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं वैसे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स और सिविल की। फौजदारी मैं प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन जाहिर है मैं कचहरी से इंटरलिंक हूँ, एडवोकेट, मुझे इन मामलों का पता है। तो अब फौजदारी तो वैसे ही सिंपली वो 2-2.5 साल में फैसला हो जाता है, सिंपल से सिंपल केस का। तो ज्यादा मैटर बनता है सिविल केसेस का। तो उसमें अब डायरेक्शन आई हुई है, जिस तरीके से प्रॉब्लम है कि वो इंशाल्लाह कर रहे हैं, हो जाएगा, सब मामला हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। देखिए जी, मैं इसमें आपको ज्यादा लंबी मैं बात नहीं करूंगा। इसमें दो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप अकेला वकील को ब्लेम ना करें। मैं सीधी बात कहूंगा, इसमें हर एक जो उसमें आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की बेल हो जाती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, या एडीएल और ब्रांच वाले स्ट्राइक में, बंदा महीना अंदर पड़ा रहता है, उसमें वकील का और जुडिशरी का कोई गुनाह नहीं बनता। ये हम सबको मिलके इकट्ठे होके एक अच्छे जेस्चर के तहत फैसला करना होगा कि हमें इस लाइन पे चलना है, तब जाके हम काम। आपके मतलब है आपके ताबेदार, शागिर्द, आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके एडवोकेट इदारा में तशरीफ़ लाए हैं, आप बतौर उस्ताद जो हैं वो कैसे देख रहे हैं और क्या कहना पसंद करेंगे आप इस बारे में? साजिद भाई, ये आसिफ और साबर जो हैं ये मेरे स्टूडेंट नहीं है जस्ट, बल्कि इनके साथ मेरे बहुत सारे टर्म्स हैं, फैमिली टर्म्स हैं, हमारे हम हमसाए भी हैं। और अगर मेरा आबाई शहर देखा जाए तो वो दीपालपुर है, तो दीपालपुर से बिलोंग करते हैं। मेरी स्कूलिंग भी दीपालपुर हाई स्कूल की है, ये शायद इनके इल्म में ना हो। मैं वहीं से 1982 वहीं पे स्टूडेंट था, फिर वहाँ पे मुझे टीचिंग का मिला मौका। तो वहाँ पे मेरी टीचिंग बहुत कम है, 3-4 साल है, जिसमें भी मैं IER में चला गया था 1 साल वो स्टडी लीव पे। तो इनके साथ वो मुश्किल 2-3 साल का मेरा वहाँ पे पीरियड है। अल्लाह का फजल है कि उस वक्त ये प्राइवेट सेक्टर और ये फ़र्क नहीं, सारे स्टूडेंट्स एलीट क्लास प्लस जो भी है सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स जो है वो वहीं पे जाते थे एजुकेशन के लिए, जिनमें ये भी शामिल थे। तो ये मेरे वो कह लें कि जैसे वो पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है ना, ये भी मेरे वो पहले स्टूडेंट थे कैरियर के वहाँ पे हाई स्कूल दीपालपुर में। बाकी इनके साथ अब जो मेरी कॉमनैलिटीज़ में आ गया, ये लॉ भी आ गया, चूँकि मैं इनसे पहले का लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो लॉ मेरी यूँ समझ लगा, मुझसे पूछा जाए ना दूसरा जन्म कि आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो शायद मैं टीचिंग के बाद ये मतलब मेरी मोहब्बत कह लें, ये मेरा शौक़ था, तो ये उसमें भी है। तो वो जैसे किसी ने कहा ना कि हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते हैं, तो मेरा ये है कि अगर मैं टीचिंग ना करता तो शायद फिर वकालत ही करता। तो इनको मिलके एक तो मुझे वो रूहानी तस्कीन मिलती है, दूसरा ये कि इन्होंने अपना नाम पैदा किया है। मेरे मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स उस टेन्योर के हैं ना हाई स्कूल के, क्योंकि हाई स्कूल दीपालपुर से मैं निकला हूँ ना, तो उसके बाद मेरा टीचिंग का वो जो टेन्योर था उसी के साथ एंड हो गया 98 में। वो मेरा लास्ट था एज ए टीचर। उसके बाद फिर मेरी 11 साल एडमिनिस्ट्रेशन हवेली लखा की एओशिप आपके साथ भी रही, और फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन होगी मेरी 18 में सीनियर हेडमास्टर की। फिर मैंने हाई स्कूल जो है वो ज्वाइन किए, तो बसीरपुर टाउन जैसे ये बता रहे थे। फिर ये यहाँ पे मेरी बहुत बड़ा स्कूल है, और यहाँ का तो पता ही है सारे लोगों को, 1 सदी से ज़्यादा इसकी तारीख है, और इसमें चीफ मिनिस्टर से लेकर फेडरल मिनिस्टर तक और CSP ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी तक, पता ही है आपको यहाँ के स्टूडेंट्स जुडिशरी में। तो इस इदारे पे इतनी बड़ी सीट पे बैठ के भी मैंने जो इस वक्त की ज़रूरियात है, यानी उस वक्त जब हम पढ़ते थे तो और ज़रूरियात थी एडमिनिस्ट्रेशन की, कुछ और तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे, अब और तरह के। तो मैंने अपने आप को अपडेट रखा, मैं खुद भी तालिब इल्म रहा। और आसिफ की मुझे एक चीज़ पसंद है साबर की, कि ये भी स्टिल स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो लर्निंग का कोई टाइम ही नहीं होता, इंसान 2 हैसियतों में जिंदा रहता है आखिरी सांस तक, या लर्नर होता है या टीचर होता है, या कुछ टीच कर रहा होता है। और इसमें मैं बाकायदा फॉर्मल की बात नहीं कर रहा, इनफॉर्मली भी, या आप लर्न कर रहे होते हैं या कुछ सिखा रहे होते हैं। तो ये लर्नर है, यानी कि एज ए स्टूडेंट है। ये आसिफ ने मतलब मुझे बताया हुआ है
और मेरे इल्म में है कि ये M.Ed किया इसने, लॉ किया इसने, पता नहीं आगे M.A किया, मतलब कि अभी तक इसका वो सिलसिला अनूज जारी है। बड़ी बात है, क्योंकि इल्म खत्म नहीं होना तो इसने का भी वो तालिब इल्मी का दौर खत्म नहीं होना। इसी तरह से साबर जो है ये वकील बन गया, मुझे पता है कैसे बना है, ये कामर्स का बंदा था। अच्छा। और इसके वालिद इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तभी ये इनकम टैक्स को डील कर रहे हैं। अब फिर इनके अंकल एक थे इनकम टैक्स में, जुल्फकार साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो ये उनसे इंस्पायर बहुत थे, मतलब वालिद भी और इनके वो अंकल थे, उनकी डेथ हो गई। तो बहुत कॉम्पिटेंट इनकम टैक्स के लायक थे वो, कालपुर में एक नाम था उनका। तो ये उनके मतलब समझ लें कि पेशे में आ गए। तो इस तरह से ये जो इनकी फैमिली है सारे मेरे मतलब इस हवाले से है कि सोशली हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये दोनों जो नौजवान आए हैं मेरे पास, तो इनको मैं एक तो वेलकम करता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत में आए हैं और मुझसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं। और इस गैर गुजरे दौर में जबकि वो वैल्यूज़ और वो सोशल हमारी वैल्यूज़ नहीं रही, वो अपने फैमिली के अंदर जो बड़े हैं उनके वो नहीं सिलसिले में, तो इनकी ये मोहब्बत है कि ये अभी तक वो उस्ताद वाला जो सिलसिला है उसको इन्होंने मोहब्बत दी है मुझे। मेरी भी नेक ख्वाहिशात और दुआएं इनके साथ हैं, तो इनको मैं वेलकम भी करता हूँ दिल की गहराइयों से। और दूसरा मेरी ख्वाहिश थी कि ये आते इधर, मतलब है कि ऑफ टाइम में आए, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनको किसी फंक्शन में बुलाता बकायदा। और ये मेरा एक, चूंकि यहाँ पे आपको भी पता है सेशन होता है मोटिवेशनल जी, यस, तो मैं इनको क्लासेस विजिट करवाता या एक यहाँ पे असेंबली करते और उसमें इनका मोटिवेशनल सेशन इनसे मैं करवाता कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी चीज़, अब चूंकि ये जा रहा है सोशल मीडिया या इसके जरिए से एक पैगाम ही है, तो ये मैं इसको कैश करना चाहूँगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इस वक्त ये बेहतरीन अपने प्रोफेशनल है और इनके बड़े चांसेस हैं आगे, मतलब है ये मजीद डे बाय डे। तो इस दौरान ये अली आया, ये भी मेरा बहुत बरकरार है, तो इनके साथ ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। तो ये तीनों लॉयर्स हैं और ये मेरे पास आए हैं और मुझे भी ये कहते हैं कि आपको हमने उधर ले जाना है। तो अगर ज़िंदगी रही तो ज़ाहिर है ज़रूर मैं इंशाल्लाह, वो क्या कहते हैं कि उस्ताद तो मैं पहले ही इनका हूँ, बाकी फिर कुछ है अगर ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी के साथ बात है। अच्छा मियां साहब, आपने वेलकम भी कर दिया, तो आज अपने शागिर्दों के हमरा रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा एक कलाम जो है वो पेश कर दे, ताकि वो जो आपके जो जवानी वाला जो ज़ौक़ था जो ये बच्चे सुनते थे आज भी उससे ज़रा ये महसूस हो लें। अब आपने मुझे इम्तिहान में डाल दिया, मैं अब देख रहा हूँ कि कौन सा करूँ, आप ही मुझे याद दिला दें। अहमदीन आसम, हाँ, उनके वो एक मुशायरा था तो उसमें ये साबर भी इन्वाइटेड था, मैं वहाँ पे कंपेयरिंग कर रहा था, अक्खा लिते रोग उनकी किताब थी, उसकी रूनमाई थी। तो अब आपने मुझे अचानक कह दिया, मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था, तो एनी हाउ मैं करता हूँ याद, कोई चीज़ अगर है मेरे इस वक्त आ जाती है तो पंजाबी अगर हो जाए तो क्या बात। तो पंजाबी कच्चे घड़े ते पंजाबी का एक तुहानू मैं अर्ज करना जी कि टिंडा वालिया ने लिया भर टिंडा ते टिंडा बनते रह गए यार असी। टिंडा वालिया ने, यानी ये टिंड की तकरार जो है ना, हर लफ्ज़ जो है वो माना अलग दे रहा है। टिंडा वालिया ने लिया भर टिंडा, पिंडा के कल्चर में समझने वाले लोग समझते हैं टिंडा होंदियां सी जिहड़ियां खूहां च लांदे सी ना लोटे पानी दा, जिहड़ा पुराना साडा वाटर सोर्स सी। अच्छा, उसको टिंड बोलते, टिंडा कहते सी। टिंडा वालिया ने लिया भर टिंडा, टिंडा बनते रह गए यार असी, पल्ले हुंदा ते कुछ खरीद लैंदे, हाँ वेले फिरदे रह बाजार असी। वाह। ते कच्चे पक्के दी गल तां बाद दी सी, सोहनी डरदी घरों ही निकली ना। कच्चे पक्के दी गल तां, यानी अज दा जिहड़ा साडा चल रहा है ना रोमांस दा सिलसिला, उहदे बारे च कच्चे पक्के दी गल तां बाद दी सी, सोहनी डरदी घरों ही निकली ना। पट चीर कबाब बना के ते बैठे रह चना दे पार असी। हाय हाय। ते फिर सी जी के सारे जग दे नाल तां लड़ लैंदे, हाँ किवें लड़दे नाल मुकद्दरां दे। आसिफ भाई ये एक नया इन्होंने तारफ करवा दिया आपके साथ। सारे जग दे नाल तां लड़ लैंदे, किवें लड़दे नाल मुकद्दरां दे, गुर जितण दे जिन्हां नूं दसदे रहे, अज उन्हां तों गए हार असी। गुर जितण दे जिन्हां नूं दसदे रहे। एक होर पंजाबी दा है जी कि बुल्ले तत्ती वाह दे साड़ी जांदे ने। वाह साजिद भाई जी जी। बुल्ले तत्ती वाह दे साड़ी जांदे ने, हर शै तीर कज़ा दे साड़ी जांदे ने, हिरसां ते हवसां दे लांबू हर पासे,
बूटे शर्म हया दे साड़ी जाते ने, ते लोकी लभदे बालन ढिड दे दोज़ख दा। साबर तन तो पता उसी। हाँ जी। लोकी लभदे बालन ढिड दे दोज़ख दा, सावे रुख वफा दे साड़ी जाते ने। वाह वाह। सावे रुख वफा दे साड़ी जाते ने। बाकी इंशाल्लाह इनके साथ फिर किसी दिन कोई नहीं। चलें जी नाज़रीन, दोस्त है। मेरा एक विस्तार से सवाल है कि एक किताब का मैंने जिक्र किया है, वो प्रिंट हो गई है या कंपाइल उसको कर लिया है, जो भी सूरत हाल है वो पिछले तकरीबन कोई मेरा ख्याल है वो 18-19 साल हो गए। वो देर तबाही चल रही है। वो मैं बता देता हूँ जी, किताब का नाम मुझे पता है, मुझे अभी तक याद है। वो दीपालपुर हाई स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पे बज़्म अदब के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। वहाँ पे जावी साहब होते थे हमारे, एक जन्नत नसीब करे, और एक थे ये जितने भी सीनियर शुरा थे, अहमद कामरान, एक अहमदाबाद में महमूद दौड़ा, सारे हम वो मुशायरा महीने में 1-2 दफा मुशायरा, कबीर साहब, मैं भी उसमें पढ़ा करता था। तो उसमें ये फिर हमने वहाँ से किताब निकाली थी सिलेक्टेड कलाम जो था ना, तो उसमें मेरा कलाम भी शामिल है, सदियों जैसे लोग किताब तबाह हुई थी। और दीपालपुर के जो मुंतखब कलाम था ना लोगों का, उसमें 4 गज़लें मेरी भी हैं। तो वो किताब अगर अवेलेबल हो दोस्तों को तो नहीं, मेरे पास है काफ़ी। फिर हवेली आया तो यहाँ पे वो आपको पता ही है कि मेरे अरफ गुलाबों से, उसमें भी फिर मैंने मुशायरे भी पढ़े और वो सारे, उसमें किताब भी तबाह हुई, मजमुआ उसी तरह से। लेकिन अपना ज़ाती जो मजमुआ है वो मैं नहीं उसको इसलिए कर सका मुकम्मल कि कुछ ऐसी मसरूफियात और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जैसे ही कोई फुर्सत मिलती है या कोई वो हंगामे। अच्छा, आपने पहले कहा कि हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, अब आप कह रहे हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, कुछ शेयर करें ना ज़रा। गम और भी है ज़माने में, ये फैज़ और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की रात के सिवा। तो मैं अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जनाब अली रज़ा साहब का, जनाब चौधरी आसिफ साहब का और साबर साहब का और बिलखसूस मियाँ रसूल साहब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप अहबाब ने जो है वो सभी ने टाइम दिया और आज की ये हमारी गुफ्तगू जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो रही है। आप दोस्तों का काफ़ी वक़्त जो है वो आपने दिया, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।